नमस्कार। हम लोगों ने सेनापति की राम भक्ति विषय कविता पढ़े, लेकिन सेनापति कवि की पहचान जिस तरह की कविताओं को लेकर है, सेनापति अपनी जिन रचनाओं के लिए साहित्य जगत में अपना स्मरणीय स्थान बनाए हुए हैं, वे हैं सेनापति की ऋतु वर्णन विषयक कविताएं। सेनापति की एकमात्र उपलब्ध कृति कवित्त रत्नाकर की तीसरी तरंग में उनकी ऋतु वर्णन विषयक रचनाएं, उनकी कविताएं जो कवित्त छंद में है प्राय वे संकलित हैं। जो कवित्त छंद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह है सेनापति की कवित्त रत्नाकर की तीसरी तरंग का पहला छंद है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि 6 ऋतुएं हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। इस तरह से ये 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं में वातावरण में कुछ परिवर्तन होता है, अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन इन सभी ऋतुओं में जो सर्वाधिक सुहावनी, सर्वाधिक सुखद, न अधिक शीत और न अधिक गर्मी हो, ऐसी समशीतोष्ण वाली सबसे अधिक सुहावनी ऋतु है वसंत होती है, जिसे ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब संस्कृत में वसंत शब्द है वह पुल्लिंग है, क्योंकि हिंदी में अपने प्राय सभी ऋतुओं को स्त्रीलिंग में मानते हैं, तो वसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है। वसंत का एक पर्याय है ऋतुराज। तो कवि सेनापति वसंत का ऋतुराज के रूप में वर्णन कर रहे हैं। वसंत का आगमन हो रहा है, वसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है। देखिए यह कविता: बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आसपास पुहपन की सुबास सोई, सौंधे की सुगंध माज सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। यहाँ सेनापति सुरव मुद्रित है पुस्तक में, जबकि वास्तव में यह है सुख। सेनापति कवि ने ऋतुकाल की प्रवृत्ति के अनुरूप वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत को ऋतुओं के राजा के रूप में संस्कृत साहित्य परंपरा से ही प्रसिद्धि प्राप्त है, लेकिन सेनापति ने यहाँ वसंत को राजा के रूप में वर्णित किया है। अब राजा लोग मध्यकाल में किस तरह से ठाट बाट का, विलासिता का, वैभव का, प्रदर्शन का, दिखावे का जीवन जीते थे, उसका परोक्ष संकेत इस कविता में है। फिलहाल आप देखिए कि प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। राजा के दरबार में राजा का यशोगान करने वाले, राजा की प्रशंसा करने वाले चारण भाट हुआ करते हैं। राजा के पास में सेना हुआ करती है, राजा के पास में सब प्रकार का वैभव, भोग विलास की सामग्री हुआ करती थी, और राजा कहीं आता जाता, चाहे युद्ध करने के लिए क्यों न जा रहा हो, किसी अन्य यात्रा पे जा रहा हो, ये सारा ठाट बाट, ये पूरा लबादा, ये पूरा लवाजमा, सारी व्यवस्थाएं उसके साथ चलती थी। तो सेनापति वसंत का राजा के रूप में वर्णन करते हैं। देखिएगा,
बरन बरन, बरन शब्द तद्भव रूप है, संस्कृत के वर्ण से बरन बना है, और वर्ण यानी रंग। बरन बरन रंग, रंग के मतलब रंग बिरंगे। तरु वृक्ष, फूले पुष्पित हो रहे, फूलों से लदे हुए हैं। कहाँ? उपवन, जो बगीचे हैं, बाग हैं, उन पेड़ हैं, वे पुष्पों से लदे हैं। इसके अलावा वन, वन वन जंगल, वन के वृक्ष भी वसंत आगमन के साथ ही फूलों से लद गए, और उपवन के बगीचों के, उद्यानों के जो पेड़ हैं वे भी फूलों से भर गए। बरन बरन तरु फूले उपवन वन। वन और उपवन में जो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित जो वृक्षावली है, सोई वही चतुरंग संग दल लहियत है। चतुरंग 4 अंगों वाली, दल यानी सेना, संग यानी साथ में। यह उस वसंत ऋतु रूपी ऋतुराज की, राजा की चतुरंगिणी सेना है। राजा की सेना में 4 अंग हुआ करते थे। रथ सेना, जो रथी होते थे, रथी और महारथी होते थे, वे रथ पर बैठ करके युद्ध लड़ते थे प्राचीन काल में, रथ सेना। उसके बाद में कुछ योद्धा थे, वे हाथी पे सवार होते थे, उससे युद्ध करते थे, गज सेना। फिर कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर के और युद्ध किया करते थे, वह थी अश्व सेना या घुड़सेना। और शेष जो पैदल सैनिक होते थे उन्हें पदाती बोलते थे। इस प्रकार से रथ, हाथी, घोड़े और पदाती, पैदल, ये 4 प्रकार की सेना के 4 अंग हुआ करते थे। आजकल 3 अंग होते हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो सोई चतुरंग संग दल लहियत है। जो वन और उपवनों में रंग बिरंगे, वर्ण वर्ण के, बरन बरन वर्ण वर्ण के रंग बिरंगे फूलों से पुष्पित, फूले हुए, तरु फूले हुए जो वृक्ष हैं, वे ही उस वसंत ऋतु जो रूपी राजा है उसके चतुरंगिणी सेना है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। और वसंत के आगमन के साथ ही कोकिल, कोयल बोलने लग गई है। तो जिस प्रकार से राजाओं के दरबार में राजाओं के वीरता के वर्णन के लिए चारण भाट रहा करते थे, जिनको बंदीजन कहा जाता था। बंदीजन या बंदी, जो राजा का यशोगान करने वाले होते थे। तो बंदी जिमी बोलत, बंदीजन के समान, चारण भाटों के, जिमी यानी समान, जैसे बोलत बोल रही है कोयल, और अपनी उस बोली के माध्यम से क्या कर रही है, बिरद वीर, जैसे राजा के वीर बिरद, जो वीरता की विरुदावली, यशोगान, प्रशंसा चारण भाट क्या करते थे, गा गा के सुनाया करते थे उनके वीरता के प्रसंग। उसी प्रकार से कोयल ऋतुराज वसंत की महिमा गा रही है। गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। और मधुप जो है, मधुप भ्रमर, जो मधु पीते हैं, फूल का मधु जो रस पीते हैं, शहद, मधुप गान, भ्रमरों के गान सुनाई दे रहे हैं। जैसे राजा के दरबार में जो गुणग्राहक राजा हैं, उस राजा के दरबार में अनेक कलावंत कलाकार हैं, वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, गीत गाने वाले गीत गा के सुनाते हैं। उसी प्रकार से वसंत के समक्ष मानो भ्रमरों के जो समूह हैं वे गान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। आवे आसपास पूहपन की सुबास, आसपास जो पुहप यानी फूल और पूहपन यानी फूलों की, ब्रज भाषा में संबंध कारक के लिए नए जोड़ा जाता है। जैसे संस्कृत में अस्य जोड़ा जाता है, रामस्य, जो एक वचन में जोड़ते हैं, उसी प्रकार से ब्रज भाषा में नए जोड़ा जाता है।
और आज की जो खड़ी बोली हिंदी में का के की ये जोड़ते हैं। तो पोहपन यानी फूलों की, बहुवचन बन गया पोहप का, पोहपन की सुवास, सुवास यानी सुगंध, आसपास जो फूलों की खुशबू आ रही है, सोई यानी वही, सोंधे, सोंधे यानी महल, सुगंध खुशबू, मांझ यानी में, सने रहियत है, स्निग्ध रहते हैं, स्नात रहते हैं, भरे रहते हैं। आसपास जो फूलों की खुशबू आती है, जैसे राजा के महल में इत्र आदि सुगंधित पदार्थ छिड़क दिए जाते हैं और पूरा महल है वह खुशबू से महक उठता है, खुशबू से सुवासित हो जाता है। उसी प्रकार आज वसंत के आगमन के साथ चारों ओर फूल खिल गए और हवा में जो फूलों की खुशबू मिली हुई है वह मानव राजा के महल की वो सुगंधित इत्र आदि की महक है, खुशबू है। शोभा को समाज, इस प्रकार से शोभा सुंदरता को समाज समूह है। सब प्रकार की सुंदरता, जो पेड़ हैं वे पत्तों से हरे भरे हैं और फूलों से रंग बिरंगे हो रहे हैं, और कोयल बोल रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो सब प्रकार से सौंदर्य का साम्राज्य चारों ओर फैला हुआ है। निराला लिखते हैं ना कि क्या अट रही है फागुन की शोभा, जो फागुन में जो प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार है वह सब प्रकार से सजा हुआ है। सेनापति सुख साध, सेनापति कहते हैं कि जो सब प्रकार के सुख के साधन, सुख साध, साध साधन होता है, सुख के सब प्रकार के साधन है उपलब्ध हो रहे हैं आज। आवत वसंत ऋतुराज कही कहते हैं, और जो ऋतुराज कहलाने वाला वसंत है, जो वसंत रूपी राजा है, उसका आगमन हो रहा है, वह आ रहा है। तो यहाँ कवि ने रूपक दिया है, सांग रूपक अलंकार है। राजा के साथ साथ में जो लवाजमा चला करता था, राजा के लिए जो वैभव भोग विलास की सामग्री हुआ करती थी, उसकी यशोगान के लिए, आत्मतुष्टि के लिए प्रशंसा करने वाले चारण भाट जिनको बंदीजन कहा करते थे, वे सब रहा करते थे। तो ये अलग अलग रूप कवि ने विभिन्न प्राकृतिक उपादानों को दिए हैं। चतुरंगिणी सेना राजा के साथ में चला करती थी, तो ये सब वर्णन सेनापति करते हैं। इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। एक तो वसंत ऋतुराज है, ये सामान्य बात है, और वसंत में जो जो परिवर्तन होते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर दिखाई देता है, उसका वर्णन तो है ही है। लेकिन मध्यकाल में राजाओं का जीवन किस प्रकार से विलासमय था, जनता चाहे किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन राजा के वैभव प्रदर्शन पर जरा भी आँच नहीं आनी चाहिए, इसका पूरा पूरा संकेत मिल जाता है। आज भी होता है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जी कहीं जाते हैं तो उसमें कितना व्यय होता है, एक एक यात्रा पर कितना कितना खर्चा होता है, अनावश्यक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा व्यय होता है। तो सामान्य जनता सदा से इसी तरह उपेक्षित होती रही है। तो ये उस समय का जो साक्षात्कार है वह भी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, सेनापति की इस कविता से हो जाता है। आगे अगला वर्णन हम और पढ़ते हैं। एक कविता और है, वो भी वसंत संबंधी है। आइए पढ़ते हैं। मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर सरबर नीरजन मज्जन के काज के मधुकुर पुंज पुण्य मंजुल करत गुंज सुधरत कुंज सम सदन समाज के व्याकुल वियोगी जोग कह सके न जोगी ताह बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के सघन तरु लसत बोले पिक कुलसत देखो ही हुलसत आए ऋतुराज के। सेनापति उन बिरले कवियों में है, बिरले क्या, पद्माकर को यदि छोड़ दें थोड़ा सा, तो इकलौते कवि हैं जिन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया है। हालांकि काल की सीमाएं उन्हें भी व्याप रही हैं, वे भी अपने समय की सीमा से बंधे हुए थे, हालांकि उसे थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश जरूर करते हैं वे, फिर भी प्रकृति पर अपने समय की उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखी। यह भी वसंत ऋतु का वर्णन करने वाला कवित्व है। मलय समीर, समीर यानी होती हवा, और मलय यानी सुगंधित। मलय एक पर्वत का नाम है,
ऐसा माना जाता है कि मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, चंदन के पेड़ होते हैं, और उस दिशा दक्षिण दिशा में, दक्षिण से माना जाता है मलय पर्वत की स्थिति, और उस दिशा से जो हवा बहती हुई आती है उस हवा में चंदन की खुशबू मिली रहती है। जो चंदन की खुशबू वाली हवा है उसे मलयानिल बोलते हैं। अनिल हवा हो गई, मलयानिल, मलय अनिल। इसी तरह से मलय समीर मतलब मलयानिल, चंदन की खुशबू वाली हवा। मलय समीर, शुभ लिखा, शुभ। सौरभ, सौरभ होते फूलों की गंध। धरण, धारण करने वाली। वसंत में कैसी वायु प्रवाहित हो रही, कैसी हवा बह रही, कैसी समीर चल रही है। वायु के 3 गुण माने गए हैं। जो अनुकूल वायु है उसके 3 गुण माने गए हैं, शीतल, मंद, सुगंध। तो सुगंधित वायु है। मलय समीर शुभ, शुभ का यहाँ अभिप्राय शुभ्र, एकदम निर्मल है, हवा में जरा सा भी प्रदूषण नहीं है, गंदगी नहीं है। मलय समीर शुभ सौरभ धारण, और फूलों के सौरभ को धारण किए हुए हैं। मलयानिल तो ही है, लेकिन विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, उनकी सुगंधि से भी वायु सुरभित है, सुगंधित है। धीर, धीर का अभिप्राय यहाँ है धीमी, मंद, मंथर। मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर। वायु की क्या प्रकृति हो गई वसंत के आते ही, वह धीर, वह धीमी धीमी चलने लग गई। बहुत तेज नहीं चलती, बहुत तेज नहीं चलती, अधिक उष्ण भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडी भी नहीं है, सुहानी है और खुशबू से भरी है, धीमी चल रही, शीतल, मंद, सुगंध। और सरवर नीर, सरवर यानी सरोवर, जलाशय, नीर यानी जल, और जो जलाशय हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, उनका नीर, उनका जल जन मज्जन के काज को, जन यानी लोग, मज्जन यानी स्नान, लोग, मज्जन का अभिप्राय है स्नान, जन मज्जन के काज को। और जो सरोवरों का जल है वसंत के आगमन के साथ ही जन मज्जन के उपयुक्त हो गया, लोगों के स्नान के उपयुक्त हो गया। वसंत से पहले जो शिशिर ऋतु थी, या उससे पहले शरद ऋतु थी, उसमें, या हेमंत ऋतु थी, उसमें जलाशयों का जल था बहुत शीतल था, बहुत ठंडा था, इसलिए जन मज्जन के उपयुक्त नहीं था। बहुत ठंडे पानी में स्नान करना ठीक नहीं रहता, इसलिए लोग घरों में पानी गर्म करके नहाते हैं। लेकिन अब वसंत के आगमन के साथ ही जो सरवर नीर, सरोवरों का जल है, जन मज्जन के काज को, वह जनोपयोगी हो गया, लोगों के स्नान के उपयुक्त हो गया। और क्या परिवर्तन हुआ वसंत के आगमन से? मधुकर पुंज, मधुकर यानी भ्रमर, पुंज यानी समूह, पुन यानी पुनः। जब वसंत था पिछले वर्ष, तब भी मधुकर यूँ गूंजते थे, गुंजार करते थे, अब भी वही स्थिति आ गई, फिर से भ्रमर हैं वे। मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, गुंज गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर हैं वे, गुंजार कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं। मंजुल सुंदर, भ्रमरों के जो सुंदर समूह हैं वे मधुर गुंजार करने लग गए हैं। और सुधरत कुंज सम, सुधरत सुधारे जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, कुंज सम कुंजों के समान, सदन, सदन यानी घर, सदन का अभिप्राय है घर। सुधरत कुंज सम सदन, समाज के, सदन यानी घर। घर के आसपास जिन लोगों ने पौधे लगा रखे हैं, वृक्ष लगा रखे हैं, बेलें बो रखी हैं, उनके घर हैं वे कुंज सम, फूलों के कुंज के समान, सुधरत, सुशोभित हो रहे हैं। जिन्होंने घर के आसपास पेड़ लगा रखे हैं, जो पेड़ लगाते हैं, जो पेड़ उगाते हैं, उनके घर तो निश्चित रूप से
सुंदर लगेंगे, सुहावने लगेंगे। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, इसलिए वसंत के आगमन के साथ ही जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं जिन घरों के इर्द गिर्द, वे घर भी फूलों और इन बेलों से लदे कुंज की तरह, झुरमुट की तरह लगते हैं। अब वसंत का प्रभाव क्या है? ये जो सुहाना वातावरण है, ये शीतल मंद सुगंधित पवन और चारों ओर खिले हुए फूल और ये सुहाना जल, निर्मल स्वच्छ जलाशय, ये इस तरह का जो वातावरण है, इसका मानव की मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याकुल वियोगी, जो वियोगी हैं, जो अपने प्रियजनों से, अपने प्रियतम से या प्रियतमा से, अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बिछड़े हुए हैं, वे लोग व्याकुल, वे लोग और अधिक व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये सुहाना वातावरण है, अपने प्रिय की याद तीव्र कर रहा है, याद दिला रहा है। और जोग कह सके न जोगी, कह सके यानी कर सके, और जो जोगी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, वसंत का प्रभाव यह है कि जब वो इतना अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ है, तो योगी जन है, उनका ध्यान भी समाधि में नहीं लगता। जोग कह सके न जोगी, योगी योग नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रकृति इतनी सम्मोहक हो उठी है, चारों ओर का वातावरण इतना विमोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला हो गया है कि योगी जन हैं, जो तपस्वी हैं, वे भी योग नहीं कर पा रहे हैं, वे साधना नहीं कर पा रहे, वे समाधि नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य है वह उनके नेत्रों को, उनके मन को भी लुभा रहा है। तहाँ बिहरत विहार कर रहे भोगी, और जो भोगी लोग हैं, जो भोग विलास की प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जो संयोग में हैं, वे भोग विलास कर रहे हैं। सेनापति सुख साज के, सेनापति कवि कहते हैं कि सुख साज के, सब प्रकार के सुख सजा करके, सब प्रकार के ठाट बाट वैभव विलास से युक्त लोग हैं, वे भोग विलास में डूबे हुए हैं। सघन तरु लसत, सघन यानी घने गहरे, तरु वृक्ष, लसत सुशोभित है, पत्तों से लदे हुए हरे भरे वृक्ष हैं, वे बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, सुशोभित हो रहे। लसत बोले पिक कुल सत, सत यानी 100 सैकड़ों, और कुल यानी समूह, पिक कोयल, पिक कुल कोयल के समूह, सत सैकड़ों, और जो सैकड़ों कोयल हैं उनके समूह बोल रहे हैं। वसंत के आगमन के साथ ही कोयल बोलने लग जाती है, इसलिए कोयल का एक नाम है वसंत दूत। जयशंकर प्रसाद कामायनी में लिखते हैं श्रद्धा को कि तुम वसंत दूत, कौन तुम हो वसंत के दूत। तो यहाँ वसंत के आगमन के साथ कोयल बोलने का वर्णन हुआ है। देखो ही ये हुलसत, और देखो वसंत के आगमन के साथ ही हृदय हुलसत, उल्लसित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। आए ऋतुराज के, ऋतुराज वसंत, वसंत के आगमन के साथ ही सबके हृदय हैं वे हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। प्रकृति का अच्छा वर्णन है, वसंत का वर्णन है, किंतु मध्यकाल की अपनी एक सीमा है, वह केवल कुलीन वर्ग तक केंद्रित रह गया है। वसंत आया, वसंत का आगमन हुआ, लेकिन इस वसंत के आगमन ने एक जो कृषक है, किसान है या मजदूर है, उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, उसे पता ही नहीं चलता कि कब वसंत आता है और कब चला जाता है। उसका जो दैनिक जीवन है, उसे बड़े 2 वक्त का जो भोजन है वो बड़ी मुश्किल से उसके लिए जुट पाता है। उस प्राणी का, उस जो आम आदमी है, सामान्य मानव है, उसके लिए रीतकाल में कोई बड़ी जगह नहीं है साहित्य में। और ये जो आम आदमी है, सामान्य मनुष्य है, वह आधुनिक काल में साहित्य में अपनी जगह बनाता है। जयशंकर प्रसाद का एक बहुत प्रसिद्ध निबंध था, काव्य कला तथा अन्य निबंध इस संकलन में, यथार्थवाद।
इसमें वे लघु मानव की बात करते हैं। तो ये लघु मानव है, वो आधुनिक काल में जाके और साहित्य में और अन्य कलाओं में भी अपनी समुचित जगह बना पाता है, वरना मध्यकाल तक वह उपेक्षित रहा। ठीक है, वसंत का वर्णन है, सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, अच्छी बात है। हाँ, एक चीज़ हम इससे ग्रहण कर सकते हैं कि हम प्रकृति के जितने निकट रहेंगे, प्रकृति के जितना समीप या अनुकूल स्वयं को रख पाएंगे, उतना हमारे हित में होगा, हम उतने सुखी रह पाएंगे। आप कांच के महल में बैठ कर के और सुखी होने का भ्रम पाल सकते हैं, लेकिन जो नदी किनारे, खेतों में, वन में भ्रमण करते हुए जो आप अनुभव लेंगे, वह दूसरे प्रकार का अनुभव होगा। आज जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका परिणाम हमारे सामने है। सब लोग घरों में कैद हैं लगभग, यदि फिर भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करें कि प्रकृति को बचाने में जितना योगदान दे सकें, 1 2 4 5 पेड़ लगा सकें, पेड़ बचा सकें, तो ये हमारे लिए हितकर होगा। धन्यवाद। शेष हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।